वेलकम टू अल्फा एकेडमी। और आज हम जॉन कीट्स के इंपॉर्टेंट वर्क जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। इनका जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था 1795 से 1821 तक। एक बहुत ही शॉर्ट स्पैन में इन्होंने बहुत ही अमेजिंग वर्क लिखे हैं। सबसे पहला है एंडीमियन। तो ये जो इनका वर्क था इन्होंने बहुत ही मन लगा के लिखा था, लेकिन इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। तो ये इट वॉज रिटन इन राइमिंग कपलेट्स इन आयम्बिक पेंटामीटर विच इज ऑल्सो नोन एज हीरोइक कपलेट्स। मतलब ये आयम्बिक पेंटामीटर की राइमिंग कपलेट्स में लिखा हुआ था, जिसको हीरोइक कपलेट भी बोलते हैं। और ये जो थी एक लॉन्ग नरेटिव पोएम थी, 4 पार्ट में थी, 4 पार्ट्स में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है अक्सर। डील्स विद ग्रीक मिथ ऑफ लव ऑफ मून गॉडेस सिंथिया फॉर अ ग्रीक शेपर्ड एंडीमियन। यहाँ पे एक ग्रीक मिथ ऑफ लव है मून गॉडेस है सिंथिया जिसका नाम है, और एक ग्रीक शेपर्ड है एंडीमियन। इसमें 2-3 कैरेक्टर और यूज होते हैं, आगे वो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी जो थीम है, क्वेस्ट ऑफ ह्यूमन सोल फॉर आइडियल ब्यूटी। नेक्स्ट है द सिंथिया द मून गॉडेस होगा यहाँ पे, एंड इंडियन मेडन आर वन। यहाँ पे ये तीनों यूज होते हैं अलग अलग उसमें। तो सिंथिया है, द मून गॉडेस और इंडियन मेडन है, ये तीनों एक ही हैं। मून इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्यूटी इन नेचर। मून जो है वो किसका मैनिफेस्टेशन है? ब्यूटी इन नेचर का। इंडियन मेडन स्टैंड्स फॉर वुमेनहुड, ये आपको ध्यान रखना है। द फर्स्ट बुक डिस्क्राइब्स द फेस्टिवल ऑफ गॉड पैन ऑन माउंट लेटमस। माउंट लेटमस का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पोएम इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन, और जो पोएम है वो किसको डेडिकेट की गई है? थॉमस चैटरटन को। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइट्री थी, लीच गैदर नाम से थी, और उसका नाम था विजुअलिजेशन एंड इंडिपेंडेंस। उसमें भी थॉमस चैटरटन और बर्न्स का नाम लिया गया था, वो आपको ध्यान रखना है। तो अगला पॉइंट है, इट वॉज क्रिटिसाइज इन ब्लैकवुड्स मैगजीन एंड क्वार्टरली रिव्यू। तो इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था इन दो मैगजीन ने, और जिसकी वजह से कीट्स जो है वो डिप्रेशन का भी शिकार हो गए थे। तो ये आई होप आपको पूरा वर्क जो है वो समझ में आ गया है। तो इसकी जो फेमस लाइन है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये आप ध्यान रखनी है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। अगला है इजाबेला। ये जो पोएम है वो पब्लिश हुई थी 1820 में, और शायद लिखी गई थी 1819 में। तो इनका जो गोल्डन ईयर था जिसमें इन्होंने काफ़ी कंपोजिशंस लिखी हैं, तो वो था 1819, और जो मोस्टली पब्लिश हुई हैं वो हुई हैं 1820 में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कीट्स का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर कौन सा रहा है, तो आप मार्क करके आएंगे 1819, क्योंकि प्रोडक्टिव ईयर वो होगा जिसमें इन्होंने लिखी हैं। पब्लिश तो ज़्यादातर 1820 में हुई हैं, लेकिन लिखी जो है वो की लिखी हैं 1819 में। तो फिर से बता रहा हूँ, 1819 जो है इनका सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर रहा है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप 1819 लगा के आएंगे। तो जो इजाबेला है, इसका सबटाइटल है द पॉट ऑफ बेसिल। ये एक नवेटिव पोएम है, स्टोरी फ्रॉम बकेसियोज डेकामेरॉन। ट्रेजिक टेल है, लव बिटवीन लॉरेंजो एंड इजाबेला। 2 लवर होते हैं, लॉरेंजो और इजाबेला। इजाबेलाज ब्रदर मर्डर हर लवर लॉरेंजो। तो इजाबेला के जो ब्रदर्स होते हैं वो उसके लवर लॉरेंजो का मर्डर कर देते हैं। पोएम जो है ऑटवा राइमा में लिखी गई है। अभी ऑटवा राइमा क्या होती है? ये 8 लाइन की जो पोएम होती है, जिसमें ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 11 लेवल्स। ठीक है, और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है ए बी ए बी ए बी सी सी, ये आपको ध्यान रखना है। 8 लाइन होती है, हर लाइन में 11 लेवल होते हैं। तो इजाबेला में होता क्या है, 2 लवर होते हैं, लॉरेंजो एंड इजाबेला। उनके जो मर्चेंट ब्रदर होते हैं उनको दोनों का मैच समझ में नहीं आता है, वो उसको मर्डर कर देते हैं। तो उसका जो सिर होता है, एक फ्लावर पॉट होता है, उसमें गाड़ देते हैं, और इजाबेला जो होती है वो अपने टीयर से उसको फ्लावर पॉट को वाटर करती है। तो ये एक इसकी समरी है एक तरह से। ये जो पोएम है वो लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी 1820 में, लिखी गई थी 1819 में। The next is The Eve of St. Agnes, which was published in 1820, or it was a narrative poem. It is about elopement of 2 romantic lovers, Porphyro and Madeline. तो ये जो 2 लवर हैं ये भाग गए थे। तो पोएम इज बेस्ड ऑन अ बिलीव दैट इज अ यंग मेडन फास्ट एंड प्रेज ऑन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस शी कुड सी हैव एब्सेंट लवर। मतलब जो पोएम के एक बिलीफ पे बेस है, मिडाइवल बिलीफ है ये, कि अगर एक यंग मेडन जो है वो अगर फास्ट करती है, प्रे करती है, कहाँ कब? ईव ऑफ सेंट एग्नेस पर, तो वो अपने एब्सेंट लवर को देख सकती है। होता क्या है, फिर वो ऐसा करती है, उससे उसका एब्सेंट लवर दिखाई भी देता है, वो उसके साथ भाग जाती है। तो ये जो पोएम है वो स्पेंसेरियन स्टैंजाज में लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेंसेरियन स्टैंजाज में ये पोएम लिखी गई है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, ईव ऑफ सेंट एग्नेस जो है वो 20 जनवरी को होती है, और फीस्ट ऑफ सेंट एग्नेस जो होती है वो होती है 21 जनवरी को। इनका चौथा वर्क है लामिया। लामिया इनकी एक नवेटिव पोएम है, ये बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलंकोली पे बेस है। स्टोरी जो है, स्टोरी ऑफ लाइसियस लव फॉर लामिया, लाइसियस का लव लामिया के लिए। तो लामिया जो है वो एक सरपेंट वुमेन है। अपोलोनियस जो है वो एक फिलोसफर है। ये करेक्टर भी आपको ध्यान रखने, लासियस, ठीक है, लामिया। लाइसियस जो है वो लवर है लामिया का। लामिया एक सरपेंट वुमेन है। सरपेंट वुमेन का मतलब अभी बताऊंगा। अपोलोनियस जो है वो फिलोसफर है। पोएम जो है कंडेम करती है फिलोसफी को, और गॉड हम्स इज मैंशनड ऑल्सो इन दिस पोएम। तो होता क्या है, ये सरपेंट वुमेन का मतलब ये है, ये पहले एक सांप हुआ करती थी। तो जो गॉड हम्स होते हैं वो इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो फिलोसफर होता है अपोलोनियस, लाइसियस इससे प्यार कर रहा होता है, लेकिन अपोलोनियस जो है वो इसके अंदर की छुपा हुआ जो सांप होता है वो देख लेता है, और वो उसको उसी में वापस कन्वर्ट कर देता है। तो ये इस पूरी पोएम का सार है। तो ये कीट्स का ओन एक्सपीरियंस इन लव है। लामिया बिकम्स कीट्स फैनी ब्राउन। तो इसकी जो पॉपुलर लाइन है,
ये आपको ध्यान रखनी है। डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलॉसफी, ठीक है। अगला जो है वो है ला वेला डेम सेंस मर्सी। ये जो पोएम थी वो पब्लिश हुई थी 1820 में, कीट्स का बैलेड है। टाइटल इज फ्रॉम 15th सेंचुरी पोएम एलन चार्टर। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है। डील्स विद होपलेस पैसन, होपलेस की स्पेलिंग गलत लिख गई है, HOPE होगा। होपलेस पैसन ऑफ अ नाइट फॉर अ फेरी, मतलब एक नाइट होता है वो फेरी के पीछे पड़ा रहता है और उसी के बारे में पूरी पोएम है। रिफ्लेक्ट्स हिज फीलिंग टुवर्ड्स फैनी ब्राउन। अब ये भी जो पोएम है वो फैनी ब्राउन से इंस्पायर्ड है। फैनी ब्राउन के बारे में मैंने आपको बताया था, जॉन कीट्स वॉज इन लव विद दिस वुमन बट सी लेफ्ट हिम एंड दैट्स हाउ देयर रिलेशनशिप फिनिश्ड। तो इसकी पॉपुलर लाइन्स आप देख सकते हैं। व्हाट कैन एल द नाइट एट आर्म्स अलोन एंड पेली लॉइटरिंग, आई सी अ लिली ऑन द आईब्रो। ये दोनों ही लाइन्स कभी कभी पूछ ली जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज ओड टू इंडोलेंस। ये कंपोज की गई थी 1819 में। तो इंडोलेंस क्या होती है? सुस्ती होती है, लेथर्जी होती है एक तरह से। एक्सप्रेसेस मूड ऑफ एब्सोलूट, पता नहीं क्यों स्पेलिंग बहुत सारी गलत लिखी है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा, एब्सोलूट की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है। एक्सप्रेसेस मूड ऑफ एब्सोलूट लेथर्जी। 3 फिगर्स पास एंड विपास रिकॉग्नाइज एज लव एम्बिशन एंड पोइट्री बिफोर पोएट। तो जो इसमें स्पीकर होता है पोएम का वो कैसा होता है? इन द एब्सोलूट मूड ऑफ लेथर्जी। और वो क्या करता है? बैठा रहता है, तो 3 फिगर होते हैं वो उसके सामने से आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन वो उनको तीसरी टाइम में रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो वो 3 फिगर कौन कौन होते हैं? लव, एम्बिशन एंड पोइट्री। लेकिन वो फिर भी उन पर ध्यान नहीं देता है, उन्हें जाने देता है, क्योंकि जो इंडोलेंस है, इंडोलेंस इज बेटर देन लव, एम्बिशन एंड पोइट्री। तो यही पूरी पोएम की समरी है, आपको ध्यान रखनी है। इसकी जो पॉपुलर लाइन्स हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। बर्न मोन बिफोर मी 3 फिगर सीन, पेन हैड नो स्प्रिंग एंड प्लेजर वेथ नो फ्लावर। अगली है आई मे नेवर नो हाउ चेंजेस द मून और हियर द वॉइस ऑफ बिजी कॉमन सेंस। तो ये इसकी पॉपुलर लाइन्स थी। अगला जो है वो है ओड टू साइक, कंपोज्ड इन 1819। तो ये बेस है ऑन लेजेंड ऑफ साइक टोल्ड बाई अपोलियस इन द गोल्डन एज। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। साइक इज द सिंबल ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोल थ्रू लव एंड सफरिंग। तो साइक जो है वो सिंबल है प्योरिफिकेशन का, तो वो प्योरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन सोल का, और किसके थ्रू? लव एंड सफरिंग के थ्रू। तो साइक वॉज द डॉटर ऑफ अ किंग, सी फॉल्स इन लव विद क्यूपिड सन ऑफ एफरोडाइट। तो जो साइक थी वो कौन थी? वो एक बेटी थी किसकी? राजा की, और वो प्यार में पड़ जाती है किससे? क्यूपिड के, और वो किसका बेटा होता है? एफरोडाइट का। ये ध्यान रखना है। पॉपुलर लाइन इसकी क्या है? देयर आर्म्स एम्ब्रेस्ड एंड देयर पिनियंस टू, देयर लिप्स टच्ड नॉट बट हैड नॉट वेडेड ड्यू। ये आपको ध्यान रखना है, ये नीचे वाली लाइन अक्सर पूछ ली जाती है। तो इनका अगला मेजर वर्क है वो है ओड टू ऑटम, बहुत ही प्यारा वर्क है, इम्पर्सनल ओड है। एक्सप्रेसेस द चार्म्स ऑफ ऑटम। इन्होंने जो ऑटम एक सीजन होता है उसकी बहुत ही तारीफ की है इसमें, सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। तो इन्होंने इसको पर्सोनीफाई किया है इन द एक्टिविटीज ऑफ ऑटम, जो ऑटम की एक्टिविटीज होती हैं इन वुमेनशिप। सी सोन हार्वेस्टर रीपर क्लीनर एंड द सीडर मेकर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑटम हैज इट्स ओन म्यूजिक, क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। तो उसका अपना म्यूजिक होता है और वो मैच्योरिंग सन की कैसी? क्लोज बॉसम फ्रेंड होती है। तो इन्होंने ऑटम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो वुमेनशिप में कैसी पर्सोनीफाई की हैं, और उसको क्या क्या दिखाया है? हार्वेस्टर दिखाया, रीपर दिखाया, क्लीनर दिखाया एंड द सीडर मेकर दिखाया है। उसका अपना संगीत होता है, ठीक है। ऑटम के जो ऑटम का सीजन होता है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े चिपके करते रहते हैं, हवा बहुत ही अच्छी ब्लो करती है, तो उसका अपना ही संगीत होता है, और वो मैच्योरिंग सन की कैसी? क्लोज बॉसम फ्रेंड होती है। तो इसका पॉपुलर लाइन्स अगर हम देखेंगे तो सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, अवे अबाउट द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। वो पहले पूछता है, जब वो ऑटम के सीजन को डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो कहता है कि स्प्रिंग के सॉन्ग का है ऑटम में, लेकिन फिर उसको समझ में आता है कि ऑटम का तो अपना ही खुद का सॉन्ग है, ठीक है। फिर उसके बाद में वो डिस्क्राइब भी करता है। ओड टू मेलनकॉली। ओड टू मेलनकॉली जो पोएम थी वो 1819 में कंपोज की गई थी, इन्फ्लुएंस्ड बाई बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलनकॉली। तो ब्यूटी जो है वो एटर्नल सोर्स है मेलनकॉली का। तो वो डिस्क्राइब करता है कि जो मेलनकॉली है वो अगली थिंग्स में नहीं बल्कि ब्यूटीफुल थिंग्स में होती है। इसके लिए इन्होंने लाइन्स भी लिखी है, सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, मतलब वो ब्यूटी के साथ रहती है, ब्यूटी डेट मस्ट आई। कौन ब्यूटी के साथ रहता है? मेलनकॉली। तो इसकी जो थीम है वो ट्वीट करती है ब्यूमा एंड मिल्टन को, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं ओड टू ग्रेसियन, बहुत ही अच्छी पोएम है, कंपोज की गई है 1819 में। इसका जो कंसेप्ट है मुझे बहुत ही पसंद आया। पोएट टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम एन अर्न बिलोंगिंग टू लॉर्ड हॉलैंड, पिक्चर ऑफ। तो इस पर एक अर्न होता है, अर्न माने थैला होता है, जो लॉर्ड हॉलैंड का थैला होता है, उससे पोएट क्या लेता है? इंस्पिरेशन लेता है। पिक्चर्स ऑफ पास्ट ग्रीक लाइफ आर कार्व्ड ऑन इट। तो ग्रीक लाइफ, जो पहले की ग्रीक लाइफ है उसकी जो पिक्चर्स हैं वो इस पर कार्व की गई हैं। और ह्यूमन लाइफ इज फाइनाइट, आर्ट इज इनफाइनाइट। तो इस पूरी पोएम का सार ये है कि जो उस ग्रीक जो भी अर्न होता है और उस पर जो भी ग्रीक लाइफ की पिक्चर्स कार्व की गई हैं तो वो अभी तक वैसी हैं जैसी भी, अगर वो 100 साल पुराना अर्न है तो जैसी कि पहले कार्व की गई। जैसे उसमें शायद जो जहाँ तक मुझे ध्यान है 2 लवर्स की फ़ोटो है, जो एक उसमें अपनी यंग मेडन को चेज कर रहा है, तो वो अभी तक वैसी ही यंग है 100 साल बाद भी, ठीक है। ट्रीज हैं वो अभी तक, उनके पत्ते अभी तक निकले हैं, ठीक है। तो जो भी है बिल्कुल जैसा कार्व किया गया वैसा ही है, मतलब जो आर्ट है वो इनफाइनाइट है, वो जैसा एक बार आपने बना दिया वैसी रहेगी। लेकिन जो ह्यूमन लाइफ है वो कैसी होती है? हम बूढ़े होते जाते हैं और एक दिन ख़त्म हो जाती है। तो ह्यूमन लाइफ जो है वो फाइनाइट है, डेफिनेट है, लेकिन आर्ट जो है इनफाइनाइट है। एक बार आप उसको जैसा बना दोगे वो हमेशा वैसी ही रहेगी। तो इसकी पॉपुलर लाइन्स जो हैं वो है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। बहुत ही अच्छी लाइन है। दाउ स्टिल अनरेबिश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस,
किड्स कॉल्ड अन साइबियन हिस्टोरियन। ये आपको ध्यान रखना है, अन को क्या कहा गया था, साइबियन हिस्टोरियन। और दूसरा जो है इन्होंने कहा था अन इज वेडेड टू क्वाइटनेस, मतलब वो क्वाइटनेस की ब्राइड है। तो ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है ये आपको ध्यान रखने हैं। तो अगला जो इनका वर्क है वो है ओड टू नाइटिंगेल। ये इन्होंने तब लिखा था जब वो अपने फ्रेंड के साथ रह रहे थे, जो उनका फ्रेंड ब्राउन था, बेंटवर्थ पैलेस हैम्पस्टेड में। तो इन्होंने एक सॉन्ग सुना नाइटिंगेल का और उससे इंस्पिरेशन ली। ही सिट्स अंडर अ प्लम ट्री के अंदर बैठे हुए थे। ही नोज डैट सेम सॉन्ग मस्ट हैव बीन हर्ड बाई बूथ, एम्परर, क्लाउन एंड फेरी लैंड फॉलोअर। मतलब इतने सारे लोगों द्वारा ये सॉन्ग सुना गया होगा। तो ये जैसे ही फोरलोन उनके दिमाग में ये वर्ड आता है वो उन्हें लोनलीनेस की याद दिलाता है और वो वापस रियलिटी में आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो वर्ड है वो उनको वापस रियलिटी में ले आता है, तो फोरलोन उसका नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉपुलर लाइन है इसकी, माई हार्ट इचेज एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। ये आपको ध्यान रखना है। दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ, ए मॉर्टल वर्ड। ये भी ध्यान रखना है। ये स्काईलार्क वाली एक पोएम का भी नाम दे दिया जाता है, इसका भी दे दिया जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, फ्लैट इज द म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप। इसके बाद अगली है द बियरीनेस, द फीवर एंड द फ्लैट, फ्लैट इज म्यूजिक डू आई बेक और स्लीप। देखो एक ये फीवर एंड द फ्लैट वाली लाइन टिंटन एबे में भी आई थी, तो पूरी लाइन ध्यान रखना। बियरीनेस भी है इसमें आगे, तो आप टिंटन एबे लगा के मत चले जाना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो ये पूरी लाइन आप अच्छे से याद कर लो। ये किससे, ओड टू नाइटिंगेल, जॉन कीट्स की पोम से। अगला है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। क्या होती है पेट्रार्कन सोनेट? ऑक्टेव होता है एक 8 लाइन्स का और सेस्टेट होता है 6 लाइन्स का। कंपोज की गई थी आफ्टर रीडिंग द वर्क्स ऑफ होमर विद हिज फ्रेंड काउडन क्लार्क इन 1816। क्योंकि जो चार्ल्स काउडन क्लार्क इनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने भी इन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था पोइट्री लिखने के लिए। तो जैसे ही वो वर्क पढ़ते हैं, ही ट्रांसपोर्टेड इनटू द एंशिएंट वर्ल्ड ऑफ ग्रीक व्हेन ही गोज थ्रू चैपमैन्स ट्रांसलेशन ऑफ होमर। तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसमें, एंशिएंट वर्ल्ड ऑफ ग्रीक में, मतलब खो जाते हैं पूरी उसी दुनिया में। तो इसकी पॉपुलर लाइन्स है, मच हैव आई ट्रेवल्ड इन द वेल्म ऑफ कोल्ड एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सीन। ये पूछ ली जाती है लाइन अक्सर। देन फेल्ट आई लाइक द वॉचर ऑफ द स्काइज व्हेन अ न्यू प्लैनेट स्विम्स इनटू हिज कैन। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। येट डिड आई नेवर ब्रीथ इट्स प्योरेस्ट सेरीन टिल आई हर्ड चैपमैन स्पीक आउट लाउड एंड बोल्ड। अगला जो इनकी अगली पोइट्री है वो है ब्राइट स्टार। ये भी एक सोनेट है और ये सोनेट जो है वो शेक्सपियरियन सोनेट है, क्योंकि ये कॉर्टेन्स ऑफ 4 लाइन्स एंड इन द एंड ऑफ कपलेट वॉज एडेड टू इट। तो ये जो थीम वाइनिंग स्कीम होती है वो किसकी होती है, वो होती है शेक्सपियरियन सोनेट की, जिसमें 4 कॉर्टेन्स होते हैं और एक कपलेट होती है। तो ये इंस्पायर्ड बाई हिज लव फॉर फैनी ब्राउन, ठीक है, वो फैनी ब्राउन से इंस्पायर होकर लिखी गई है। ही सीज अ ब्राइट स्टार, एक वो ब्राइट स्टार देखने में उसकी तरफ फर्म और स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं। फर्म मतलब होता है स्थिर दिमाग। तो ही लाइक्स टू टेक रेस्ट ऑन द ब्रेस्ट ऑफ हिज बिलव्ड एंड वॉन्ट्स टू फील द राइज एंड फॉल ऑफ हर ब्रेस्ट। वो अपनी बिलव्ड के ब्रेस्ट पे रेस्ट लेना चाहते हैं, उसके राइज एंड फॉल को फील करना चाहते हैं। तो ये आपका ब्राइट स्टार थी जो 1819 में कंपोज की गई थी। उसके बाद आता है हाइपरियन। ये अनफिनिश्ड एक पोएम थी जो हाईली मॉडल्ड ऑन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की तरह वो एक पोएम लिखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। शायद इसका जो 2 पार्ट कंप्लीट थे और तीसरा इन्होंने बंथर्ड लिखा था, उसके बाद इनकी डेथ हो गई। ये 10 पार्ट में शायद ये पोएम लिखने वाले थे। तो ये रिटन इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी और किस पे बेस्ड थी, टाइटोमाचिया एंड टेल्स डेस्पेयर ऑफ टाइटन्स। टाइटन्स की निराशा को दिखाता है आफ्टर देयर फेलियर टू द ओलंपियंस, उनकी फेलियर के बाद। तो इसकी पॉपुलर लाइन है, बहुत ही पूछी जाती है, फर्स्ट इन ब्यूटी सेल्फ फर्स्ट इन माइट। ओके, तो इनके अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स एक बार देख लेते हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे ये इन्होंने एक प्ले लिखा था ऑर्थो द ग्रेट, शायद उसको इतनी सक्सेस नहीं मिली थी। ओड टू फैंसी, रॉबिनहुड टू अ फ्रेंड, ओड टू अपोलो। तो ये और भी इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके अलावा भी जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क है वो भी आप एक बार देख लीजिए। ये पोम्स है, एंडीमियन बता दिया, हाइपरियन, ओर्थो द ग्रेट, द फॉल ऑफ हाइपरियन, अ ड्रीम। तो ये सब हाइपरियन के ही पार्ट है। इसके बाद लामिया, इजाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोम्स। इसके बाद कीट्स के जो ओड है वो देख लीजिए, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेसियन, ये सब पढ़ाए हैं। ओड टू साइक भी पढ़ाया है, ऑटम भी पढ़ाया है, मेलनकॉली, इंडोलेंस। इसके बाद जो अलग है ओड टू फैंसी है, रॉबिनहुड टू अ फ्रेंड, ओड टू अपोलो है, ठीक है। उसके बाद जो फेमस पोएम ऑफ कीट्स है, इनमें से मैंने काफ़ी डिस्कस नहीं किए क्योंकि इतना पूछा नहीं जाता है, इनके बस नाम ही पूछे जाएंगे आपसे कि ये किसने लिखी थी। तो टू होप ऑन डेथ, टू सम लेडीज, स्लीप एंड पोइट्री, हैम टू अपोलो, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, कैलिडोरा फ्रेगमेंट, 3 सॉनेट्स ऑन वुमेन, वुमेन बाइन एंड स्नफ, Fill for me a brimming bowl, Isabella or the pot of basil, I used to tiptoe upon a little hill, specimen of an introduction to a poem। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इनके एक बार आप नाम जरूर देख के जाइएगा। पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये किसने लिखी है, तो एटलीस्ट आपको नाम तो पता ही होने चाहिए। इसके अलावा एक बार पॉपुलर लाइंस भी आप जो, वैसे तो मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस हो सकती हैं सारी बता दी हैं, बहुत ही मुश्किल है इसके भी बाहर कुछ जाए, लेकिन फिर भी आप एक बार जो ये लाइंस दी गई हैं ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंडीमियंस की लाइन है, मैंने आपको कुछ लाइन्स इसकी दिखाई हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखी है। हाइपरियन की है, हाइपरियन की ये मैंने आपको लाइन लिखा रखी है, ज़रूरत नहीं है आपको दोबारा से लर्न करने की। ओड टू ग्रेसिया नाम की ये लाइन है, ठीक है। ये इसमें लास्ट में आया है साइलवैन हिस्टोरियन, ठीक है। ये जो आप है ये ध्यान रखना है। ऊपर हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दो जनर आर स्वीट, ये भी मैंने आपको बताई थी, तो ज़रूरत नहीं है उसको भी आपको दोबारा से देखने की। इसके बाद आता है ओड टू अ नाइटिंगेल, इसकी लाइन्स है,
उसके बाद है ओड टू ऑटम, ओड टू फैंसी, ओड टू साई, ओड ऑन मेलनकॉली, ला बेला डेम सेंस मर्सी। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्राइट स्टार, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। तो इन सारी लाइंस का आप पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको सारी लाइंस लिखाई हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। थैंक यू।